धुरंधर देख ली गई, हिट हो गई, ओटीटी पर फिर देख ली गई। मूवी ने पैसे वगैरह भी कमा लिए। मूवी की सक्सेस स्टोरी ऐसी रही कि इस पर लोगों को ये कहते हुए मेल्टडाउन देखा गया कि धुरंधर तो एक प्रोपेगेंडा मूवी है। ये बात कही किसने? उसी इकोसिस्टम के लोगों ने जिन्हें लगभग हर उस बात का विरोध करने की आदत है जो उनकी विचारधारा से अलग है। तो अगर आपको भी लगता है कि सिनेमा में प्रोपेगेंडा एग्जिस्ट करता है, अगर आपको लगता है कि सिनेमा के जरिए लंबे समय से दर्शकों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सिनेमा कहानी, एक्टिंग और विजुअल्स के मिक्स का एग्जीक्यूशन है। इन तीनों बातों का फ्यूजन सिनेमा में कुछ इस तरह से किया जाता है ताकि हम इन्फ्लुएंस हो जाएं, और एग्जीक्यूशन अगर सही रहा तो हम भी समझ नहीं पाते कि हम सॉफ्टली इन्फ्लुएंस कब हो गए। तो आम व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करने का ये बिजनेस ही कारण है कि पहले कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और अब धुरंधर देखने के बाद एक खास इकोसिस्टम का रोना तब तक नहीं रुका जब तक कि स्टेट असेंबली इलेक्शन नहीं आए। सच कह रही हूँ, रिव्यू, ओपिनियन पीसेस और आर्टिकल, मतलब हर मीडियम में धुरंधर को आगे रखकर हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि सिनेमा में प्रोपेगेंडा पहले था ही नहीं। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। और 2014 के बाद शुरू हुआ। ये बात और है कि हम भी बोलकर निकल जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये जिसे प्रोपेगेंडा बताते हैं वो सच्चाई है, और जो इनकी सच्चाई है उससे बड़ा प्रोपेगेंडा कुछ और नहीं। देखा जाए तो इस इकोसिस्टम का रोना इस बात पर अधिक है कि जिस सिनेमा नामक मीडियम पर इनका दशकों तक कंट्रोल रहा वो इनके हाथ से निकल तो नहीं जा रहा। ये कंट्रोल के चले जाने के डर से निकला रोना है, और ये स्वाभाविक भी है। आखिर दशकों तक एक प्रभावशाली मीडियम पर किसी का कंट्रोल रहा है और वो कंट्रोल ढीला पड़ता दिखाई दे रहा है, तो इनका रोना तो बनता है। तो सवाल ये नहीं कि धुरंधर में एजेंडा है या नहीं, असली सवाल ये है कि एक मीडियम के तौर और सिनेमा में एजेंडा हमेशा से रहा है या नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि हमें ये पता है कि भारतीय सिनेमा में ये एजेंडा शुरू कब हुआ। ये सवाल इसलिए क्योंकि अगर हम ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि सिनेमा कभी भी न्यूट्रल नहीं रहा। और ये केवल भारतीय सिनेमा की कहानी नहीं है। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक और ईरान से लेकर फ्रांस तक सिनेमा न्यूट्रल कभी नहीं रहा। कैसे रहेगा? आखिर दुनिया भर में जिस मीडियम पर एक साथ करोड़ों लोग एक कहानी देख सकते हो, उसे न्यूट्रल कैसे छोड़ा जा सकता है? आप बाकी देशों के सिनेमा की जाने दें। ईरान, जहां सेंसरशिप सबसे सख्त है, वहां से भी दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल फिल्म मेकर्स निकलते हैं। हाँ, ये बात है कि उनकी कहानियां भी सिस्टम के अंदर रहकर ही बनती हैं। हॉलीवुड को ले लें तो वॉर मूवीज हो या पॉलिटिकल ड्रामास, हर दौर में सिनेमा ने किसी ना किसी नैरेटिव को पुश किया ही है। ऐसा ना होता तो फिर रैम्बो अफगानिस्तान जाकर सोवियत की मिलिट्री को ना हराता, एलियन अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर अमेरिका पर हमला न करते, और जेम्स बॉन्ड हर बार रूस और नॉर्थ कोरिया के ही विलन का प्लान फेल न करता। कहने का मतलब ये है कि हम इसे चाहें जैसे देखें, पर सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है, ये परसेप्शन बनाने का सबसे प्रभावशाली टूल है। और इस टूल का इस्तेमाल दुनिया भर के देशों ने और उनके फिल्म मेकर्स ने किया ही है। और अगर हम अपने देश के संदर्भ में देखें तो भारत में ही ये खेल आज से नहीं, बहुत पहले से शुरू हो चुका था। आज़ादी के बाद का भारत एक नया देश, नई पहचान और एक बहुत बड़ा सवाल जनता को क्या दिखाया जाए, किस दिशा में सोचने के लिए तैयार किया जाए। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। सटली कॉरपोरेशन या फिर कहें तो दुनिया के मजदूर एक हों का ही भारतीय एडिशन था। उस समय भारत सोवियत यूनियन के काफी करीब था, और ये अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं था, ये कल्चर तक आई, और कल्चर का सबसे बड़ा माध्यम था सिनेमा। और यहीं से एंट्री होती है एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था की, IPTA, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। AK हंगल, बलराज साहनी, पृथ्वीराज कपूर, ख्वाजा अहमद अब्बास,
दीना पाठक, जानकी दास, ये सिर्फ एक्टर्स नहीं थे, ये एक कल्चरल मूवमेंट का हिस्सा थे। एक ऐसा मूवमेंट जो कला के जरिए समाज को शेप करना चाहता था। इनके काम में मजदूर, किसान, शोषण, वर्ग संघर्ष, ये सब थीम्स बार बार दिखते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये गलत नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का केस है, लेकिन ये भी सच है कि ये न्यूट्रल भी नहीं है। इसी दौर में राज कपूर जैसे फिल्म मेकर सोवियत यूनियन में सुपरस्टार बनते हैं। श्री 420, आवारा, ये सिर्फ लव स्टोरीज नहीं थी, ये अर्बन कैपिटलिज्म पर केयरफुली क्यूरेटेड कमेंट्री थी। दिल का हाल सुने दिलवाला श्री 420 के इस गाने को ध्यान से सुनिए कभी, समय हो तो वीडियो भी देखना। देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एजेंडा आखिर था क्या और ऐसे में विलन कौन होता था। अमीर, पश्चिमी सोच वाला, लालची आदमी, और हीरो गरीब, ईमानदार, संघर्ष करता हुआ आम आदमी। और नैरेटिव क्या उभरता था? नैरेटिव साफ साफ दिखाई देता था कि समस्या समाज में है, व्यवस्था में नहीं। समस्या उनमें नहीं है जो व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। व्यवस्था कंट्रोल करने वाला सिनेमा के माध्यम से हमें बता रहा होता था कि उस समाज को सुधरने की जरूरत है जिसके तुम मेंबर हो। वो सिस्टम सही है जिसका मैं मेंबर हूँ, जिसे मैं कंट्रोल करता हूँ। सिस्टम की समस्या को सरकारों पर केंद्रित नहीं किया गया, या कहें तो डायरेक्ट होने ही नहीं दिया गया, कभी व्यवस्था पर नहीं गई। और हाँ, समस्या की जड़ अगर समाज को बताया गया तो एक ही समाज को बताया गया, किसी दूसरे समाज को नहीं। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे सिनेमा के पहले एक दूसरी धारा भी चल रही थी। बिमल रॉय, गुरुदत्त, ऋषिकेश मुखर्जी, 2 बीघा जमीन, प्यासा, आनंद, अनाड़ी, बावर्ची, इन फिल्मों में एजेंडा था, लेकिन वो इंसानियत के अंदर छुपा हुआ था। बेसिकली ह्यूमनिज्म इन फिल्मों का एजेंडा था। यहाँ आइडियोलॉजी नहीं दिखाई देती थी, इनमें दर्द दिखाई देता है। यहाँ नैरेटिव पुश नहीं किया जाता था, यहाँ एम्पैथी पैदा होती थी। ऋषिकेश मुखर्जी की सत्यकाम सिस्टम के अंदर फंसे एक नौजवान इंजीनियर की कहानी थी, पर वो व्यक्ति की त्रासदी तक सीमित थी। उन्हीं की फिल्म अनाड़ी बिजनेस में कुछ भी करके प्रॉफिट कमाने की सोच को उजागर करती है, पर व्यक्तिगत स्तर पर उसमें फंसे उद्योगपति का दर्द भी उजागर करती है। यहाँ पर गुरुदत्त का जिक्र थोड़ा रुक कर करना जरूरी है, क्योंकि वो इस पूरी कहानी में एक अलग ही धारा को रिप्रेजेंट करते हैं। प्यासा या कागज के फूल जैसी फिल्मों में आपको कोई सीधा आइडियोलॉजिकल पुश नहीं दिखेगा, बल्कि एक कलाकार की टूटन दिखेगी। एक ऐसा समाज का आईना दिखेगा जो संवेदनहीन होता जा रहा है, जहां व्यक्ति की कीमत उसकी उपयोगिता से तय होती है। गुरुदत्त सिस्टम पर चिल्लाते नहीं, वो उसे एक्सपोज भी नहीं करते, बल्कि वो आपको सिस्टम के अंदर जीने वाले व्यक्ति का दर्द महसूस कराते हैं। और यही वजह है कि उनका भले ही किसी को एजेंडा लगे, लेकिन कभी भी प्रोपेगेंडा नहीं लगता, क्योंकि वो हमें किसी दिशा में ढकेलता नहीं है, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। वहीं लेट 60s और 70s में बसु चैटर्जी जैसे डायरेक्टर्स मिडिल क्लास की छोटी छोटी कहानियां लेकर आते हैं, बिना किसी बड़े आइडियोलॉजिकल पुश के। लेकिन इसी बीच कुछ और भी क्वाइटली चल रहा था। सरकार और सिनेमा का रिश्ता। 1962 में भारत चीन युद्ध, नेहरू के नेतृत्व में देश हारा हुआ था, मॉरल गिरा हुआ था, और उसी समय बनती है हकीकत, चेतन आनंद की फिल्म। लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक डायरेक्टर या स्टोरी टेलर नहीं था। पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह केरौन का सीधा इन्वॉल्वमेंट। पंजाब सरकार ने फिल्म में 10 लाख इन्वेस्ट किए, आर्मी का सपोर्ट दिया, रिसोर्सेज का एक्सेस दिया। ये सब किसी आम फिल्म को नहीं मिलता। ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये नैरेटिव रिपेयर था। हार को शहादत में बदलना, पंडित नेहरू की इमेज बचाना, डिफीट को डिग्निटी में बदलना, और देश को इस बात को मनाने में लगा देना कि हम मॉरली जीत गए क्योंकि हमारे सैनिक शहीद हुए। यही सिनेमा की ताकत है। और हाँ, इस फिल्म से आगे जाकर और भी काम किया गया था। कवि प्रदीप से लिखवा कर लता मंगेशकर जी से ए मेरे वतन के लोगों गवाया गया। मंच पर नेहरू जी ने रुमाल से अपनी गीली आंखें पोंछी थी। ये था एजेंडा और प्रोपेगेंडा भी। कैसे नेतृत्व की कमियों पर पर्दा डालने के लिए आम भारतीय सिपाहियों की शहादत को एक ऐसे स्पेक्टिकल में बदल दिया गया था जो उसके बाद भी दशकों तक काम आया। सिर्फ हकीकत ही नहीं, 1982 की गांधी को देखिए,
कहने को हॉलीवुड फिल्म थी, लेकिन पैसा NFDC यानी भारत सरकार का लगा था। एजेंडा साफ था, दुनिया के सामने भारत की एक ऐसी इमेज पेश करना जो सिर्फ एक व्यक्ति और एक विचारधारा के इर्द गिर्द सीमित हो। इसमें इतिहास की उन कड़वी सच्चाइयों को एडिट कर दिया गया जो नेहरूवादी नैरेटिव में फिट नहीं बैठती थी। और यहीं से एक चीज बहुत साफ हो जाती है, सरकार सिर्फ सेंसर नहीं कर रही थी, सरकार नैरेटिव्स को इनेबल भी कर रही थी। अब आते हैं उस दौर पर जिसे बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक फेज कहा जाता है, एंग्री यंग मैन, मेरे पास माँ है। अमिताभ बच्चन स्क्रीन पर आते हैं, गुस्से में टूटे हुए सिस्टम के खिलाफ खड़े, दीवार, काला पत्थर, कूली जैसी फिल्मों में एक ऐसा किरदार जो व्यवस्था से टकराता है, समाज से लड़ता है। लेकिन अगर आप जरा ध्यान से देखें तो एक बहुत सटल चीज सामने आती है। ये गुस्सा है किस पर? ये गुस्सा स्मगलर पर है, सेठ पर है, माफिया पर है, उस आदमी पर है जो सिस्टम का फायदा उठा रहा है, ओवरऑल सिस्टम पर। लेकिन सब सिस्टम को बनाने वाला कौन है, उस पर कभी सवाल नहीं उठता। हमें लगता था कि हम एक व्यवस्था विरोधी कहानी देख रहे थे, लेकिन असल में कहानी हमें व्यवस्था के खिलाफ नहीं, व्यवस्था के अंदर मौजूद कुछ बुरे लोगों के खिलाफ खड़ा कर रही होती है। इन कहानियों ने कभी व्यवस्था पैदा करने वाले लोगों पर सवाल ही नहीं उठाया। इन कहानियों ने हमारे अंदर गुस्सा जगाया, पर वो गुस्सा था समाज पर, विलेन पर और किरदारों पर। ऐसे किरदार जो बड़ी सावधानी से कहानी में ढल जाते थे। विलन एकदम चुन के क्रिएट किए जाते थे, हाथ में हथौड़ा और हंसिया लेकर लाल कपड़े पहने हीरो हाथ में त्रिशूल लिए विलेन को मार रहा दिखाई देता था। और इस नैरेटिव को शेप करने में सलीम जावेद का योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने ऐसी कहानियां लिखी जो आज भी आइकॉनिक हैं, लेकिन उन कहानियों के अंदर एक पैटर्न भी लगता दिखाई देता है। विलेन अक्सर एक खास तरह का चरित्र होता है, ताकतवर, भ्रष्ट, कई बार एक विशेष सामाजिक पहचान के साथ, जबकि दूसरी तरफ गुड मुस्लिम ट्रूप बार बार आता है, एक लॉयल दोस्त, एक नैतिक सहारा जो कहानी के मॉरल बैलेंस को बनाए रखता है। ये रिप्रेजेंटेशन भर नहीं था, ये पोजीशनिंग थी, जहां कम्युनल टेंशन को एक सामाजिक समस्या के रूप में फ्रेम किया जाता है, ना कि किसी पॉलिसी या स्टेट फेलियर के रूप में। और यही वो दौर है जब देश के अंदर असली राजनीति बहुत अलग दिशा में चल रही थी। 70s और 80s में करप्शन बढ़ रहा था, इमरजेंसी लग चुकी थी, सत्ता का दुरुपयोग अपने चरम पर था। लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा इन सबको सीधे सीधे छूता ही नहीं है, वो सब खुद दिखता है, गरीब, अन्याय, शोषण, लेकिन उस सोर्स तक कभी नहीं पहुंचना जहां से ये सब ओरिजिनेट हो रहा है। ऐसा नहीं था कि ये फिल्म मेकर्स को दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उनकी खुद की चॉइस थी कि कहानी को किस पॉइंट तक ले जाना है और कहाँ रोक देना है। देखा जाए तो एंग्री यंग मैन का पूरा आर्क देश के गुस्से को दिशा देने के लिए बनाया गया था कि माना करप्शन है, माना आप परेशान हैं, हीरो भी है लेकिन व्यवस्था अच्छी है, आप समाज पर गुस्सा कीजिए। यही वो जगह है जहां सिनेमा एक सेफ्टी वेल्व की तरह काम करता है। प्रेशर रिलीज होता है, गुस्सा निकलता है, लेकिन सिस्टम का स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। लेकिन जैसे ही किसी ने उस सिनेमा को पार करने की कोशिश की, रिएक्शन भी उतना ही तेज आया। 1986 में न्यू दिल्ली टाइम्स आई, जिसमें शशि कपूर एक एडिटर का किरदार निभाते हैं जो पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सस को एक्सपोज करता है। ये दिखाता है कि रॉयट्स कैसे इंजीनियर्ड होते हैं, लेकिन ये फिल्म मेन स्ट्रीम सक्सेस नहीं बन पाती। उससे पहले किस्सा कुर्सी का जैसी फिल्म सत्ता पर सीधा प्रहार करती है और उसकी प्रिंट्स तक जला दी जाती हैं। यानी ये साफ था कि क्रिटिसिज्म अलाउड है, लेकिन कंट्रोल्ड सीमा तक। और जैसे ही नैरेटिव सीधे पावर स्ट्रक्चर को टारगेट करता है, रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। इसी समय आती है कुंदन शाह की जाने भी दो यारों। ये भी उसी सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बात करती है, मगर संभल कर। और इसका परिणाम ये होता है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कुंदन शाह को कॉमेडी का सहारा लेना पड़ता है। फिर गंभीर से गंभीर समस्या अगर कॉमेडी के हवाले हो गई तो उसे देखने का तरीका भी बदल गया। ठीक है, भ्रष्टाचार ही तो है, अब चूंकि नॉर्मलाइज है तो हमारे पास मजाक करने के अलावा बचा ही क्या है। इसी समय पैलेस सिनेमा एक अलग दिशा में विकसित हो रहा था।
सत्यजीत रे अपनी फिल्मों में सटल ऑब्जर्वेशन करते हैं। गनाशत्रु में वो सुपरस्टिशंस और समाज के अंदर की समस्याओं को दिखाते हैं, लेकिन वो भी स्टेट को डायरेक्ट विलेन नहीं बताते। वही मृणाल सेन और ऋत्विक घटक इस दायरे को तोड़ते हैं। सेन की फिल्मों में स्ट्रीट दिखाई देती हैं, प्रोटेस्ट दिखाई देता है, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा खुलकर सामने आता है, और घटक पार्टीशन को एक हिस्टोरिकल बिट्रेयल की तरह पोर्ट्रे करते हैं। उनका सिनेमा अनकंफर्टेबल है क्योंकि वो उस नैरेटिव को चैलेंज करता है जिसे लंबे समय से एक्सेप्टेड ट्रुथ माना गया था। गोविंद निहालनी, अर्ध सत्य और द्रोकाल जैसी फिल्मों में ये दिखाते हैं कि सिस्टम के अंदर काम करने वाला व्यक्ति खुद सिस्टम का विक्टिम बन जाता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये सब सिनेमा मौजूद था, लेकिन ये मास ऑडियंस तक उसी तरह नहीं पहुँचता था जैसे कमर्शियल सिनेमा पहुँचता था। एक तरफ NFDC ऐसे फिल्म मेकर्स को सपोर्ट कर रहे थे जो सिस्टम को क्रिटिक कर रहे थे, और दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम सिनेमा में वही सेफ नैरेटिव्स चल रहे थे जो ऑडियंस के गुस्से को एक कंट्रोल्ड दिशा में ले जाते थे। ये एक तरह का डोमेस्टिक फसाड था जहाँ डिसेंट मौजूद था, लेकिन कन्फाइंड स्पेस में। फिर 90s आते हैं और अचानक नैरेटिव का एक नया रूप आता है। NRI एरा शुरू होता है। बड़े घर, फॉरेन लोकेशंस, फैमिली वैल्यूज, रोमांस, यहाँ कोई गुस्सा नहीं है, यहाँ राजनीतिक सवाल नहीं है, जैसे पूरे दशक में ऑडियंस को एक अलग ही दुनिया में शिफ्ट कर दिया गया हो। ये वो पेस है जहाँ रियलिटी से अटेंशन हटाकर ग्लैमर पर फोकस किया जाता है, और शायद यही उस दौर का सबसे बड़ा एजेंडा था, डिस्ट्रैक्शन। एक तरफ डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन उसी के साथ 90s के दशक के अंत में एजेंडा और भी गहरा हो रहा है। गुलजार की माचिस ने पंजाब के काले दौर को एक इमोशनल कवर दिया। वो आतंकवाद को जस्टिफाई करने की एक ऐसी कोशिश थी जहां बंदूक उठाने वाला अपराधी नहीं बल्कि सिस्टम का सताया हुआ शिकार था। दरअसल अगर गुलजार साहब और राकेश ओम प्रकाश मेहरा के गहरे संबंध देखें तो कह सकते हैं कि एक मूवी के रूप में गुलजार साहब की माचिस राकेश ओम प्रकाश मेहरा के रंग दे बसंती की प्रस्तावना थी। और फिर आता है हुतुतु, जो भ्रष्टाचार के नाम पर हिंसा और अराजकता को इस कदर ग्लोरीफाई करती है कि आपको लगने लगता है कि बम फोड़ना ही एकमात्र साधन है। क्या ये सिर्फ कला थी या फिर समाज के अंदर एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बीज बोने का एक सोचा समझा एजेंडा? लेकिन 2000s में ये पैटर्न फिर बदलता है, और इस बार बदलाव और भी दिलचस्प है। जहां हुतुतुतु बॉम्ब फोड़ना जस्टिफाई कर रही थी, रंग दे बसंती जैसी फिल्म आती है जो सरफेस पर देशभक्ति की बात करती है, भगत सिंह और आज़ादी की कहानी को प्रेजेंट करती है, लेकिन अर्बन नक्सलिज्म में वो एक अलग दिशा लेती है। युवा सिस्टम से निराश है, करप्शन के खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन कहानी वहाँ खत्म नहीं होती। वो वायलेंस को एक जस्टिफाइड रिस्पॉन्स के रूप में दिखाता है। एक इमोशनल बिल्डअप के जरिए ऑडियंस को इस पॉइंट तक ले जाया जाता है जहाँ रेबेलियन रोमांस लगने लगता है। यहाँ नेशनलिज्म और डिसेंट को एक साथ ब्लेंड किया जाता है, और यही वो जगह है जहाँ नैरेटिव सटली शिफ्ट करता है, सिस्टम को बदलने से सिस्टम को तोड़ने तक। इसके बाद धीरे धीरे ये डायरेक्टनेस और बढ़ती है। मर्दानी हो, हैदर हो, या फिर विशाल भारद्वाज की और मूवीज हो, या बाकी नैरेटिव्स, अब सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस और सरकार से खुलकर सवाल किए जाते हैं। जो पहले इनडायरेक्टली कहा जाता था अब ओपनली कहा जाने लगता है। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं है, ये डेकेड्स की कंडीशनिंग के बाद आया है। इसके बावजूद आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाए जाने को लेकर बार बार बातें होती हैं, और आज जब आप सिनेमा देखते हैं और आपको लगता है कि आप सब समझ रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, तो शायद सबसे ज़रूरी सवाल यही है, क्या आप सच देख रहे हैं या आपको दिखाया जा रहा है कि क्या देखना है? क्योंकि अगर आप इस पूरी टाइमलाइन को यही खत्म कर देंगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी। असली बदलाव उसके बाद आता है। 2014 के बाद सिनेमा में एक नोटिसेबल शिफ्ट दिखाई दिया, और ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि इसमें सत्ता बदलाव का कोई रोल नहीं है। रोल है ये समझने का कि अब ऑडियंस शिफ्ट हो चुकी है, अब देश का नैरेटिव बदल चुका है, और यहीं पर बहस शुरू होती है। यहीं पर प्रोपेगेंडा शब्द सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जवाब आपको हमारी पीयूष मिश्रा वाली वीडियो में विस्तार से मिल जाएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस वीडियो का, आप
वहाँ से भी पूरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन एक लाइन मैं कहूँ तो ऐसी मान्यता थी कि जो कलाकार है वो कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्ट ही होगा, राइट वाले के लिए राइटर होना या क्रिएटिव होना मुमकिन नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लेफ्ट ये नहीं पूछता कि बदला क्या है और क्यों, वो सिर्फ ये तय करने लगते हैं कि ये गलत है। असल में बदलाव ये नहीं है कि एजेंडा आ गया है, बदलाव ये है कि एजेंडा की दिशा बदल गई है और उससे भी ज़्यादा उसकी विजिबिलिटी बदल गई है। पहले नैरेटिव आपको कंफर्ट देता था, वो आपको गुस्सा देता था, लेकिन कंट्रोल्ड टारगेट के साथ वो आपको सवाल पूछने देता था, लेकिन एक सीमा तक। लेकिन अब कुछ फिल्में उस कंफर्ट को तोड़ती हैं। बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स, आर्टिकल 370, हक, उरी या आज धुरंधर जैसी फिल्मों को अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको कोई नया इमोशन नहीं दे रही है। ये वही बेचैनी पैदा कर रही है जो हमेशा से थी, लेकिन इस बार वो उसे छुपा नहीं रही है, सच्चाई को बदल नहीं रही है। यही कारण भी है कि लेफ्ट इसे प्रोपेगेंडा लेबल करने में लगा है, क्योंकि जब एक लंबे समय तक चलने वाला इल्यूजन टूटता है तो पहला रिएक्शन डिस्कम्फर्ट होता है, रिजेक्शन होता है। जो नैरेटिव आपको सालों तक फेमिलियर लगा, जो आपको बैलेंस्ड और सेंसिबल लगा, जब वही नैरेटिव चैलेंज होता है तो वो अचानक एक्सट्रीम लगने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज के सिनेमा में एजेंडा नहीं है, ये कहना उतना ही गलत होगा जितना ये कहना कि पहले नहीं था। एजेंडा हमेशा से था, हर दौर में था, हर फिल्म मेकर के पास था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले एजेंडा आपको एक डायरेक्शन में सॉफ्टली पुश करता था और आज कुछ फिल्में उस डायरेक्शन को क्वेश्चन करती हैं। पहले आपको एक कहानी दिखाई जाती थी जो एक विशेष समाज और व्यवस्था को प्रोटेक्ट करती थी, वो केयरफुली एडिटेड थी ताकि आप अनकंफर्टेबल सवाल तक ना पहुंचे। आज कुछ फिल्में उस एडिटिंग को हटाने की कोशिश करती हैं, वो आपको पूरी तस्वीर दिखाने का दावा करती हैं और यही दावा सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि सच्चाई से ज़्यादा डेंजरस चीज़ कोई और नहीं होती, खासकर जब वो स्टैब्लिश्ड नैरेटिव के खिलाफ जाती है। तो जब अगली बार अगर इकोसिस्टम किसी फिल्म को प्रोपेगेंडा कहे तो शायद उससे पहले ये सोचना ज़रूरी है कि उसे उस फिल्म में प्रॉब्लम किस बात से है। क्या इसलिए कि उसमें एजेंडा है, या इसलिए कि उसका एजेंडा उस इल्यूजन से टकरा रहा है जिस पर ये लोग आपको यकीन दिलवाना चाहते थे। क्योंकि सिनेमा बदला नहीं है, सिनेमा हमेशा से नैरेटिव ड्रिवन था, हमेशा रहेगा। उसमें एजेंडा पहले भी था, आज भी है, बस इस बार कहानी बदल गई है। कैसा लगा आपको हमारे ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इससे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।